नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत पहली बार कर रहा है वैश्विक चावल शिखर सम्मेलन की मेजबानी। 2 दिवसीय विश्व चावल शिखर सम्मेलन 2024 में धान की पैदावार बढ़ाने के लिए होगी चर्चा। सम्मेलन में 30 देशों के चावल निर्यात और आयातकों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। केले की खेती बन सकती है किसानों के लिए एक मुनाफे का सौदा। कृषि वैज्ञानिक केले की अच्छी फसल के लिए टिश्यू कल्चर तकनीक से तैयार किए गए पौधों को लगाने की देते हैं सलाह। किसान इस तकनीक से 2 साल में केले की फसल से कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। और आइए अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। धान की खेती के महत्व को बढ़ाने को लेकर देश में पहली बार आज से 2 दिवसीय विश्व चावल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय वस्तु संगठन और तेलंगाना सरकार के संयुक्त तत्वावधान में हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में तकरीबन 30 देशों के चावल निर्यातकों और आयातकों के प्रतिनिधियों के साथ साथ भारतीय सहयोगियों के प्रतिनिधि, तेलंगाना राज्य के अधिकारी, वैज्ञानिक और किसान भाग लेंगे। ये पहली बार है जब भारत वैश्विक चावल शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। चावल उत्पादन में टॉप पर रहने वाले तेलंगाना को इसके प्लेटफॉर्म के रूप में चुना गया है। सम्मेलन में धान की पैदावार बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही धान की खेती के लिए तकनीकी सहायता, खाद्य सुरक्षा, इसकी मार्केटिंग, वैश्वीकरण तथा विश्व में की दुर्लभ किस्मों को खोजने के लिए अक्सर स्थानीय हाट बाजार और पुराने किसानों के पास जाते हैं ताकि वो पुराने किस्म के बीजों को हासिल कर सकें। इस तरह से बीजों को जमा करते हुए छात्रा हर्षिता ने अपने ही घर में खाद्यान्न का बीज बैंक स्थापित किया है। हर्षिता की मेहनत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज उनके खाद्यान्न बीज बैंक में धान की 150 से अधिक दुर्लभ किस्मों के बीजों को संग्रहित किया गया है। इसके साथ ही 53 किस्मों की फिंगर बाजरा और 7 किस्मों के मोती बाजरा के बीज संरक्षित किए हैं। हर्षिता बताती हैं कि उसे दुर्लभ किस्म के बीजों को संरक्षित करने की प्रेरणा कमला पुजारी से मिली। गौरतलब है कि कमला पुजारी की पहचान जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए होती है। उन्होंने 100 से अधिक देसी किस्मों के बीजों को संरक्षित करने का कार्य किया है। आज हर्षिता के पास एक बेहतरीन बीज बैंक है जिसमें 150 से अधिक किस्म के बीज हैं, पर इसकी शुरुआत हर्षिता ने 3 साल पहले की थी। हर्षिता के बीज संग्रहित करने की खबर जब सुर्खियों में आई तब सरकारी अधिकारी भी उनके घर आने लगे। इस तरह से हर्षिता को किसानों के अधिकारी पर वैश्विक संगोष्ठी में भाग लेने का अवसर मिला। इस संगोष्ठी का आयोजन नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के 125 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस मंच पर हर्षिता ने अपने सीड बैंक के बारे में बताया और जैविक खेती के बारे में भी बताया। साथ ही संगोष्ठी में अपने संग्रह को भी प्रस्तुत किया। और पिछले कुछ वर्षों से देश में पोषक तत्वों से भरपूर होने के चलते काले धान की बाजार में खूब मांग बढ़ी है, जिसके चलते किसानों को इसकी अच्छी कीमत भी मिल जाती है। ऐसे में किसान इस साल काले धान की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। काला धान की किस्मों की बात की जाए तो कालाबाती और चखाऊ इसकी पॉपुलर किस्में हैं। इसके अलावा यूपी सरकार भी राज्य में किसानों को काला नमक धान के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिसका विदेशों में निर्यात किया जाता है। खरीफ सीजन में काला धान की बुआई के लिए सबसे पहले खेत को तैयार करना जरूरी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि विज्ञान केंद्र के अनुसार धान की फसल के लिए खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करके खेत तैयार करना चाहिए। धान की रुपाई से पहले खेत को पानी भरकर जुताई कर दें। काला धान 100 से 120 दिन में तैयार हो जाता है और इसका पौधा 4.5 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जो आम धान फसल के पौधों की तुलना में बड़ा होता है। इसका उत्पादन औसतन प्रति एकड़ 12 से 15 क्विंटल तक होता है। काले धान की खेती आम धान की तरह ही की जाती है। इसका चावल अन्य किस्मों की तुलना में 2 गुनी कीमत पर बिक जाता है।
और केला एक ऐसा फल जिसकी पूरे साल सभी राज्यों में केले की मांग बनी रहती है, इसीलिए बाजार में इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। इसी कारण देश में केले की खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। किसान केले की खेती से न केवल बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं, बल्कि केला एक ऐसा फल जिससे कई तरह की नमकीन भी बनाई जाती हैं, जिसे लोग बड़े चाव से खाते हैं। देश में हमारे किसान केले की लगभग 500 प्रजातियों से ज्यादा की खेती करते हैं, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए टिश्यू कल्चर तकनीक से तैयार किए गए पौधों को लगाने की सलाह दी जाती है। कृषि विशेषज्ञों का भी कहना है कि टिश्यू कल्चर तकनीक से केले की खेती में किसान भाई अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इस तकनीक से पौधे तैयार करते समय काफी ध्यान और सावधानी रखने की जरूरत होती है, नहीं तो फायदे के स्थान पर नुकसान भी हो सकता है। टिश्यू कल्चर से पौधे तैयार करते वक्त केले के पेड़ से 5 से 6 सेहतमंद पत्ते लिए जाते हैं और इनके बीच 5 सेंटीमीटर की दूरी भी रखी जाती है। पौधे लगाने के बाद सख्त होने लगे तो पत्तों की 25 से 30 जड़ें बनाना अनिवार्य है। टिश्यू कल्चर तकनीक से तैयार किए गए पौधों को विकास अच्छी प्रकार होता है, जबकि साधारण तकनीक से बनाए पौधों के खराब होने की संभावना ज्यादा होती है। टिश्यू कल्चर से तैयार पौधे जल्दी बढ़ते हैं और अधिक फल भी देते हैं। इसके अलावा ये रोग मुक्त और फल भी बेहतर और अच्छे आते हैं। साथ ही इसकी फसल लगभग 10 महीने में तैयार हो जाती है। इसके बाद 8 से 10 महीने के बाद दोबारा फसल भी आ जाती है। इस तकनीक से 2 साल में किसान केले की फसल से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर के रेडी छात्रों ने राजस्थान पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण केंद्र जयपुर के संयुक्त तत्वावधान से विश्व पर्यावरण जागरूकता सप्ताह का आगाज किया। पर्यावरण दिवस के आगाज पर छात्रों ने विभिन्न नारों के माध्यम से रैली निकाली, जिसमें कृषि छात्रों की गूंज सुनाई थी। विश्वविद्यालय का एक ही नारा जोबनेर को स्वच्छ बनाना, कर्तव्य हमारा, हमें युद्ध नहीं, गौतम बुद्ध चाहिए, वातावरण पूरा शुद्ध चाहिए, वह सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं जैसे नारों के माध्यम से रैली का शानदार आगाज देखने को मिला। विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। गौरतलब है कि राजस्थान पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण केंद्र जयपुर द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में रेडी छात्र भाग ले रहे हैं। व साथ ही इस वर्ष की विश्व पर्यावरण दिवस थीम भूमि पुनर्स्थापन और साथ ही मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन के स्पष्ट प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, जिसका मुख्य उदाहरण इस वर्ष पड़ रही असहनीय गर्मी है। साथ ही उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की आवश्यकता जाहिर की। उन्होंने छात्रों को विश्व पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संकल्प दिलाया, साथ ही हर वर्ष कम से कम 2 पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। और जहां एक तरफ उत्तर भारत सहित देश का एक बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी से जूझ रहा है, तो जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा का सुहाना मौसम, बर्फीली पहाड़ियां और स्वच्छ नदी लोगों का मन मोह रही है। बड़ी संख्या में देश विदेश से सैलानी यहां के वातावरण का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ का वातावरण अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं, व्यवहारिक है, सारे लोग मिलजुल के रहते हैं। और जिस तरह से मैंने पहले सुनते थे जो वहाँ बहुत परेशानी होता है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला है जो बहुत अच्छे है। एक बार जरूर आइए श्रीनगर कश्मीर और घूमिए, बहुत अच्छी है। यहाँ का लोग भी व्यवहारिक है, सब एकदम मिलजुल के रहते हैं और हर जगह में सबसे सुंदर जगह है यहाँ। जो भी वहाँ से टूरिस्ट आएगा उस वजह से यहाँ की इकोनॉमी हल्की सी बूस्ट हो पाएगी। गरीब इलाका है, 6-7 महीने बर्फ पड़ी रहती है, रोजगार के मौके उतने नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लाइक बर्फ मिल गई हमें, मेरी फैमिली पूरी फैमिली आई हुई है, 16 मेंबर्स की टीम है हम, और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा, मतलब मज़ा आ गया। पैसे वसूल हो गए हमारे बर्फ में। दिल्ली में 42 डिग्री टेम्परेचर है राइट नाउ, और यहाँ पे आकर हमें इतना अच्छा फील हो रहा है कि उस गर्मी से इस ठंडक में जन्नत मिल गई हमें। नेचर के क्लोज इतना होना, मतलब हम राजस्थान से आए हैं इतना लंबा विजिट करके, तो इसी एक्सपीरियंस और इसी व्यू के लिए आए हैं, तो हमारा टोटली वर्थ इट था। मतलब हम फ्यूचर में जल्दी वापस आने का ट्राई करेंगे, और हम सेकंड टाइम आ रहे हैं, साल में दूसरी बार आ रहे हैं।
और देश का उत्तरी हिस्सा इस वक्त सूरज की तपिश झेल रहा है। देश के उत्तरी इलाके गर्मी से बेहाल हैं, वहीं देश के दक्षिणी इलाकों से मानसून आगे की ओर बढ़ रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर के कुछ भागों में आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून कर्नाटक के अधिकांश भागों, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी, उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी सहित अन्य भागों में आगे बढ़ गया है। इसी के साथ अगले 5 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तेलंगाना और कर्नाटक में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। 5 दिनों के दौरान उत्तर पूर्व क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी व्यापक वर्षा होने की संभावना जताई गई है। उत्तर पश्चिम भारत में कुछ स्थानों पर बारिश और तूफान का अनुमान भी जताया है। भीषण गर्मी पर मौसम विभाग ने कहा है कि सोमवार तक उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं चलती रहेंगी। अगले 3 से 4 दिनों तक मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार और उड़ीसा में भी गर्म हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली में अगले 2 दिनों तक धूल भरी आंधी और तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। देश में भीषण गर्मी के हाहाकार के बीच बारिश से लोगों को गर्मी से हल्की राहत मिली। राजस्थान की राजधानी जयपुर के अधिकांश हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ये आंधी शहर में देर रात आई। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन का कारोबार सुस्ती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन के कारोबार में नरमी का रुख देखने को मिला। यहाँ 5 जून को लहसुन का भाव था 13,000 रुपए, जो कि 6 जून को 500 रुपए लुढ़क कर 12,500 रुपए रह गया। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन यानी 5 और 6 जून को लहसुन का भाव 16,000 रुपए पर बरकरार रहा। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में लहसुन के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहाँ 5 जून को लहसुन का भाव 500 रुपए गिरकर 11,500 रुपए से 11,000 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। 5 जून को लहसुन का भाव रहा 10,700 रुपए। 6 जून को इसमें 50 रुपए की कमजोरी आई और भाव 10,650 रुपए क्विंटल पर आ गया। राज्य की गाजियाबाद मंडी में 5 जून को लहसुन का भाव रहा 9,000 रुपए, जो कि 6 जून को भी बिना किसी फेर बदल के 9,000 रुपए पर टिका रहा। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022 से 23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से करीब 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की खरीद मिले जुले रुख के साथ हुई, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 5 जून को सरसों का भाव रहा 5,050 रुपए, जो कि 6 जून को भी 5,050 रुपए पर टिका रहा। जबकि राज्य की ध्रोल मंडी में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 5 जून को सरसों का भाव रहा 4,750 रुपए, जो 6 जून को 690 रुपए चढ़कर 5,440 रुपए क्विंटल पर पहुँच गया। राजस्थान की लालसोट मंडी में सरसों के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 5 जून को सरसों का भाव 5,540 रुपए था। 6 जून को इसमें 140 रुपए की कमजोरी आई और भाव 5,400 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भी 10 रुपए की सुस्ती देखी गई। यहाँ 5 जून को सरसों का भाव 5,440 रुपए था, जो 6 जून को 5,430 रुपए क्विंटल रह गया। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023 से 24 के दौरान 126,96,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 126,43,000 टन थी।
कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023 से 24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 365,99,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 47,56,000 टन कम है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 413,55,000 टन रही थी। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम पंजाब और हरियाणा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए पंजाब के किसान धान की नर्सरी तैयार कर लें। वहीं टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च में सिंचाई करें। साथ ही यहाँ के किसान कद्दू वर्गीय फसलों में भी नियमित अंतराल पर सिंचाई करें। फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें, अधिक पानी देने से बचें। बढ़ती गर्मी को देखते हुए संभव हो तो फसलों को छाया प्रदान करें। मार्च में बोई गई खरीफ प्याज की नर्सरी की देखभाल करें और नियमित अंतराल पर सिंचाई करें। पंजाब में सिंचित परिस्थितियों में मूंगफली की बुवाई करें। साथ ही मूंगफली फसल की बुवाई के 3 और 6 सप्ताह बाद 2 बार गुड़ाई करें। पंजाब के किसान कपास और मक्का की बुवाई कर सकते हैं। अधिक उपज के लिए नियमित अंतराल पर खीरा और अन्य सब्जियों की तुड़ाई कर लें। बात करें हरियाणा की तो यहाँ के किसान कपास की बुवाई कर लें। कपास के बेहतर अंकुरण और फसल की मजबूती के लिए बुवाई से पहले सिंचाई जरूर करें। हरियाणा में धान की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। पानी की बचत के लिए धान की सीधी बुवाई करें। खेत में शाम के समय सिंचाई करें, साथ ही मिट्टी की नमी बनाए रखें। हरियाणा में भिंडी, लोबिया और कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुवाई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। यहाँ के किसान चारा फसल के लिए मक्का, ज्वार, बाजरा, नेपियर बाजरा और गिनी घास की बुवाई शुरू करें। यह कम उत्पादन अवधि के दौरान अच्छी गुणवत्ता वाला चारा प्रदान करने में सहायक हो सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा में गन्ने की फसल में बेहतर वृद्धि के लिए 7 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें।
पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। जवान ने थप्पड़ मारा। आरोप है कि किसानों के मुद्दे पर टिप्पणी को लेकर कुलविंदर कौर की कंगना रनौत से बहस हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में जारी जनहित की परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि ये पहले दिन से स्पष्ट था कि इंडी गठबंधन का गठन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए किया गया था और आम आदमी पार्टी अपने दम पर दिल्ली में सभी सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चल रहे जल संकट के बीच टैंकरों के जरिए लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। स्थानीय लोग दिल्ली में चल रहे जल संकट से काफी परेशान हैं। लोग दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि समस्या का हल नहीं खोजा जा रहा है। तो किसान समाचार में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में जलगांव के कलेक्टर आयुष प्रसाद ने बताया कि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के पास एक नदी में 5 छात्र डूब गए हैं, जिनमें से एक छात्र की जान रूस में अधिकारियों ने बचा ली है। एनआईए ने चंडीगढ़ में जबरन वसूली और गोलीबारी के मामले में आतंकवादी बराड़ और उसके सहयोगी से जुड़े कुल 9 स्थानों पर एनआईए टीमों ने तलाशी ली। संसद परिसर में देश के महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने के लिए एक भव्य प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है। प्रेरणा स्थल में संसद परिसर के अलग अलग स्थानों पर लगी प्रतिमाओं को स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र के पुणे शहर के शनिपर इलाके में लड़कियों के पीजी आवास में हुई आग की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने 42 को बचा लिया। वहीं मृतक की पहचान इमारत के चौकीदार के रूप में की गई है। असम के कछार जिले में पुलिस ने 8.5 करोड़ रुपए मूल्य की 1.7 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। इसके साथ ही पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को भी पकड़ा है। कछार पुलिस ने गुरुवार को ढोलाई पुलिस स्टेशन के क्षेत्र के रहते ढलाई खाल सीमा चौकी के पास ढलाई खाल इलाके में असम मिजोरम सीमा पर एक विशेष अभियान चलाया। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 का रिजल्ट जारी होने के बाद कई कोचिंग सेंटरों समेत कैंडिडेट्स ने रिजल्ट में गड़बड़ी से लेकर सवाल उठाया कि आखिर 720 में से 718 या 719 नंबर कैसे मिल सकते हैं। भाजपा नेता पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी बाजार के निवेशकों को गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं। आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए एक फैसलों का ऐलान किया। रिजर्व बैंक ने आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार 8वीं बार रेपो रेट को बिना किसी बदलाव के 6.5% पर बरकरार रखा है। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या मई में सालाना आधार पर 5.1% बढ़कर 13.89 करोड़ रही। कोविड महामारी से पहले के स्तर से ये करीब 14% अधिक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का ICRA ने एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी। नमस्कार।